हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है इंटर लेवल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 11,000 प्लस है, यानी काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। अगर बात करें तो ये टोटल 22 विभागों में ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 27/9/2023, यानी आपका फॉर्म 27/9/2023 से भरा जाएगा और 11/11/2023 तक फॉर्म को लास्टली भरा जाएगा। यानी आपका जो लास्ट डेट है वो 11/11/2023 है, यानी आपको काफ़ी समय मिल जा रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो आप फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने विभाग का नाम बताया है, यहाँ पे उन्होंने पद का नाम बताया है कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है और किस विभाग में है। यहाँ पे वेतन का भी उन्होंने बताया है लेवल 2 के अंदर। यहाँ पे उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया है, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसको भर सकते हैं। तकनीकी योग्यता के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर पे हिंदी में जो आपको वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, एमएस वर्ड आपको आना चाहिए या एमएस ऑफिस का आपके पास अगर नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 4 पोस्ट हैं। और यहाँ पे जो महिला है उनके लिए 35% का उन्होंने क्षैतिज आरक्षण दे रखा है। यानी यहाँ पे आपको जो नीचे जो वैकेंसी देखने को मिल रहा है ये महिलाओं के लिए है और जो ऊपर जो वैकेंसी है ये पुरुषों के लिए है। तो यहाँ पे महिलाओं को 35% का जो है क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पथ निर्माण विभाग है, फिर उसके बाद आपको गृह विभाग यहाँ पे देखने को मिलेगा, श्रम संसाधन विभाग देखने को मिलेगा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देखने को मिलेगा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य विभाग देखने को मिलेगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देखने को मिलेगा, पंचायती राज विभाग देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे टोटल जो विभागों की अगर बात करें तो टोटल 22 विभाग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 22 विभाग हैं। और यहाँ पे अगर ग्रैंड टोटल की बात करें तो 11,098 जो है वैकेंसी है। इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। हालांकि आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्लो कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से वैकेंसी को देख सकें कि यहाँ किस विभाग में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपको इंटर लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट तो मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके पास उससे हायर एजुकेशन है तो वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंटर होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट है या समकक्ष अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बहुत से जो विभाग है वहाँ पे बहुत से पोस्टों के लिए आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पे कंपलसरी है कि आपको अंग्रेजी में और हिंदी में टाइपिंग आए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें आगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है यानी 11/11/2023 तक आपके पास अगर इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट उसका कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्लीट, तो आपको फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भरेंगे। यानी 11/11 तक आपको जो है सर्टिफिकेट कंप्लीट चाहिए इसमें। ये उनका लास्ट डेट है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर आपके पास 11/11 तक अगर आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। आरक्षण जो है जो बिहार के कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा, यानी बिहार के जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी
SC ST कैटेगरी के जो भी हैं, दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है, आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ की कि हाँ और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने मानदंड बता रखा है कि हाँ किस किस कैटेगरी में जो है वो आरक्षण देंगे एज रिलैक्सेशन का। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए एज रिलैक्सेशन का अलग से आपको मिलने वाला है, और जो पोस्टें हैं जैसे EWS के लिए इतनी पोस्टें हैं, मान लेते हैं अगर 100 पोस्टें हैं तो EWS को 10 पोस्टें मिलेगी। OBC के लिए जितनी होगी उतनी उनके लिए सीटें आरक्षित रहेगी। महिलाओं के लिए अगर 100 पोस्ट है तो जैसे महिला कैंडिडेट है उनके लिए 35% का 36 जो है आरक्षण दिया गया है, यानी 100 में से जो 35 पोस्टें हैं वो महिलाओं के लिए, बाकी 65 जो पोस्टें बच जाएगी उसमें अनरिजर्व, OBC, SC ST, EWS, EBC सारे जो कैंडिडेट है उस पर वो जो पोस्टें होगी 65 वैकेंसी होगी उस पर फाइट करेंगे कि हाँ वो वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देंगे उतनी पोस्टों पे। आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है उसके लिए उन्होंने बताया है कि 1/8/2015 के जो उन्होंने मानदंड रखा है, ठीक है, उसी के अंडर उन्होंने बताया 1/8/2023 के आधार पे जो आपका एज का गणना है वो किया जाएगा। यानी मिनिमम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका 18 वर्ष मिनिमम है 1/8/2023 तक तो आप एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम जो है अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जनरल जो है अनारक्षित वर्ग के पुरुष जो है उनके लिए 37 वर्ष, जो महिला है उनके लिए 40 वर्ष, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला है उसके लिए 40 वर्ग का है, और अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनके लिए 42 वर्ष पुरुष महिला के लिए। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अलग अलग एज लिमिट का मानदंड दिया गया है, और आपका जो एज का जो गणना होगा वो कब होगा, 1/8/2023 के आधार पे होने वाला है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज की कि जो अनारक्षित वर्ग के जो पुरुष है उनको उनकी 27 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला का 42 वर्ष। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिलने वाला है। अगर हम बात करें फॉर्म फ़ी की, किसको कितना फॉर्म फ़ी देना होगा, तो जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 540 रुपये का फॉर्म फ़ी लगने वाला है। यानी जनरल, OBC और EWS को 540 रुपये का फॉर्म फ़ी लगने वाला है। फिर आगे हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी है उनको 135 रुपये का फॉर्म फ़ी देना पड़ेगा। यानी देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये SC ST जो भी गणना होगा वो बिहार के कैंडिडेट के लिए है। अगर बिहार से बाहर का कोई SC ST का कैंडिडेट है तो जनरल कैटेगरी के अंदर ही आएगा। ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सभी जो श्रेणी के जो दिव्यांग है उनके लिए 135 वर्ष, ठीक है, महिलाओं के लिए जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के हैं उनको 135 रुपये जो है ना फॉर्म फी लगने वाला है। और आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो महिला कैंडिडेट है उस बिहार की हैं तो उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ 35% का जो क्षैतिज आरक्षण मिलने वाला है। बिहार से बाहर की अगर कोई भी पुरुष महिला कैंडिडेट है वो अनारक्षित के अंदर आएगा। वो ये एज्यूम मत कर लेंगे कि हाँ उन्हें भी 35% के अंदर रखा जाएगा। अगर कोई महिला कैंडिडेट बिहार से बाहर की है तो उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। जो बिहार से बाहर के पुरुष महिला कैंडिडेट हैं उनको 540 रुपये का फॉर्म फी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाली है। आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा होने वाला है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले होने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें होने वाला है। यानी आपका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस में होने वाला है।
अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर मान लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो है पासिंग मार्क्स जो है, अगर जैसे मान लेते हैं 100 नंबर है, 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें से अगर उन्होंने जनरल के लिए 40 नंबर का पासिंग मार्क्स रखा है, अलग कैटेगरी के लिए 30 नंबर का रखा है, तो अगर कोई कैंडिडेट है जनरल से बिलोंग करता है, अगर उसको 40 नंबर आते हैं तभी उसका जो है ना मेरिट लिस्ट में आगे कॉपी चेक होगा या उसको मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा। यानी आपको 100 में 40 नंबर आएंगे तभी आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए या जो कट ऑफ बनेगा उसमें आपको रखा जाएगा। कहने का मतलब साफ और सीधी शब्दों में कहे तो आपको मिनिमम 40 नंबर आना ही चाहिए कट ऑफ में आने के लिए। अगर आपका 40 नंबर है तो आप कट ऑफ में आएंगे, अगर 40 नंबर नहीं है तो आप कट ऑफ में नहीं आएंगे। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो आपके एग्ज़ाम में जीए रहने वाला है, यानी सामान्य अध्ययन रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान और गणित रहने वाला है और रीजनिंग रहने वाला है। मानसिक क्षमता जांच, इसे रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, कंप्रीहेंशन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको अगर बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है, ठीक है। 150 नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। और बात करें, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलने वाला है। और आपका अगर एक प्रश्न गलत हो जाता है, अगर एक प्रश्न जो है आपका वो गलत हो जाता है तो आपके 1 अंक जो है काट लिए जाएंगे। यानी 1/4 है, यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक गलती पे। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट की होगी आपकी एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार और अच्छे से बताता हूँ आपको। आपका जो एग्ज़ाम है 150 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक सही अंक के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ परीक्षा की अवधि की, यानी एग्ज़ाम टाइम की, तो एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शन है उसमें अगर कोई भिन्नता होती है, यानी अगर मिसमैच हो जाता है, हिंदी में अलग ऑप्शन दिए गए हैं और अंग्रेजी में अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो अंग्रेजी के ऑप्शन होंगे, प्रश्न होंगे, उन्हीं को मान्य किया जाएगा, यानी उन्हें ही सही माना जाएगा, हिंदी वाले को सही नहीं माना जाएगा। अगर हिंदी में उसका सही दिया है भी गया है तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर वो अंग्रेजी में सही दिया गया है तो आपका जो आंसर है वो सही माना जाएगा, अगर गलत आपने उसको चूज किया है तो वो गलत माना जाएगा। अब सिलेबस पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेबस में सबसे पहला आपका क्या है, सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन के अंदर आपको करंट अफेयर, भारत और उसके पड़ोसी देश है, यानी आपको इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी प्रमुख विशेषताएं, आपको पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जो देश की राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज, सामुदायिक जो विकास है, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब आपको पूछा जाएगा। आपको करंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा, विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी करंट अफेयर से जो भी जो चर्चित मुद्दे होते हैं वहाँ से कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे। और आपका जो सामान्य अध्ययन में देखिए 2 है, एक तो करंट अफेयर है और दूसरा आपका क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें आपसे बिहार का जो योगदान है वो पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल एग्ज़ाम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे बिहार स्पेशल आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें बिहार का योगदान पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो बिहार के लोग हैं या जनता है उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाया। आपसे पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाएगा, उसमें बिहार का क्या योगदान है। सामुदायिक विकास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो पंचायती राज प्रणाली है उसके बारे में पूछा जाएगा कि हाँ बिहार में कब लागू हुआ, किसने यहाँ पे लागू किया। फिर उसके बाद आपको
भारत का जो इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, आर्थिक परिदृश्य है, स्वतंत्रता आंदोलन है, जो एग्रीकल्चर है, प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी प्रमुख विशेषताएं, भारतीय जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी आपसे यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में इन्हें डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन आपको अगर बताओ तो करंट अफेयर के साथ आपको सामान्य अध्ययन के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अलग से उन्होंने पंचायती राज पूछा है तो पंचायती राज पढ़ना पड़ेगा आपको। पंचवर्षीय योजना अलग से पूछा है तो वो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय आंदोलन और पंचवर्षीय योजना का जो है ना, बिहार का क्या योगदान रहा है इसमें, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको जीए से इतना पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो अरिहंत या आप लुसिएंट पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं। आप लुसिएंट और अरिहंत में किसी एक को प्रीफेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आपके पास बहुत समय है। आपका जो एग्ज़ाम आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो सितंबर लास्ट से भरा जाएगा। फिर उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 11/11/2023 तक है। उसे आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो है वो आएगी, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम डेट के लिए कोई मेंशन नहीं किया है इस नोटिफिकेशन में, उसकी अलग से डेट आएगी। तो आपके पास टाइम है, अगर देखें तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम है आपके पास कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप लुसिएंट और अरिहंत में से कोई भी आप प्रिफेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो आपका पेपर होने वाला है वो सामान्य विज्ञान और गणित का होने वाला है। यानी सामान्य विज्ञान में आपको मैट्रिक स्तर के जो विभिन्न विषय होते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र हो गए, रसायन शास्त्र हो गए, जीव विज्ञान हो गए, भूगोल हो गए, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगर बात करें गणित की तो गणित भी मैट्रिक लेवल का होने वाला है। आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, ठीक है, डिसमल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। तो गणित से आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। फिर आप किससे अगर बात करें कि रीजनिंग में क्या आने वाला है, तो रीजनिंग में आपसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, यानी आपसे क्वालिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद डायरेक्शन पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, आपसे सीरीज पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछना जाएगा, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है यहाँ पे आप। तो ये रहा आपके जो भी सिलेबस के अंदर, यानी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो भी टॉपिक आने वाले हैं उसमें समान अध्ययन आने वाला है, सामान्य विज्ञान और गणित आने वाला है, फिर उसके बाद रीजनिंग आने वाला है। तो आपको मैंने बता दिया। अब देखिए मैथमेटिक्स के लिए आप यूट्यूब से क्लासेस तो देख ही सकते हैं, साहिल सर का देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आर.एस. अग्रवाल का जो रीजनिंग आता है और जो मैथमेटिक्स आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या लुसिएंट का रीजनिंग को आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कितनी भी तैयारी कर लें आपको पता नहीं चल सकता है कि हाँ आपकी तैयारी कितनी पूरी हुई है। तो जीके के लिए आप लुसिएंट या अरिहंत में से कोई एक फॉलो कर लें। फिर उसके बाद गणित के लिए आप साहिल सर की जो क्लास है उसको देख लें। साइंस के लिए आप राजस्थान के एक टीचर हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसके उनका नाम मैं बता दूंगा, या उनका चैनल के बारे में आपको बता दूंगा कि हाँ वो उनका नाम क्या है। साइंस के लिए आप उनको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप लुसिएंट या अरिहंत को भी फॉलो कर सकते हैं साइंस के लिए। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत या लुसिएंट में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल उनको फॉलो कर सकते हैं, या आप सगीर अहमद को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक सेम ही है, आप देखेंगे पैटर्न तो सेम ही है। मैथ्स आप साहिल सर का देखें या किसी और अदर टीचर का देखें, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो लुसिएंट अरिहंत में से किसी एक को, जनरल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल और सगीर अहमद में से किसी एक, रीजनिंग के लिए लुसिएंट और आर.एस. अग्रवाल में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम किसको कितना चाहिए आपको बताया,
जनरल के लिए 40%, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। फिर उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%। महिला वर्ग के लिए 32%। और दिव्यांग वर्ग सभी वर्ग के लिए 32%। यानी आपको 150 का 40% चाहिए। अगर कोई बच्चा जनरल से है तो यानी उसको 60 मार्क्स चाहिए चाहिए। अगर 60 मार्क्स आते हैं तो वो कट ऑफ के जो लिस्ट है उसमें आएगा। अगर 150 मार्क्स अगर नहीं आते हैं तो वो कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, अगर 60 मार्क्स नहीं आते हैं तो कट ऑफ से बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया है जो आवेदन करने की जो तिथि है और उसकी जो लास्ट तिथि है उसको एक बार और उन्होंने रिवाइंड कराया। यानी 27/9/2023 से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 11/11/2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी लास्ट डेट जो है 11/11/2023 है। यहाँ पे उनके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। सेम इस चीज़ को जो है आपको लिख के और इसका फ़ोटो खींच के स्कैन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे। मैं आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।